बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि अपोजिंग रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं और उनके लिए जो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो कैसे जो है वो ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि अपोजिंग रिएक्शन क्या होते हैं। तो अपोजिंग रिएक्शन जो है बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है वो कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और प्रोडक्ट्स की अमाउंट में इजाफा होता जाता है। तो अब ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स कुछ थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट्स बनने के बाद जो है जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं, तो यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड आना शुरू हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम अपोजिंग रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ देर बाद बी की कुछ अमाउंट बनने के बाद बी दोबारा रिएक्टेंट्स ए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। आप देख सकते हैं, ये ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, जीरो अमाउंट थी जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स की विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये एक्स अमाउंट है जो प्रोडक्ट्स बन रही है। फिर हमारे पास देखो शुरू में ए कितना था, ए और बी कितना था, ज़ीरो, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर आफ्टर टाइम टी ए की कुछ अमाउंट एक्स प्रोडक्ट्स में चले गई, तो पीछे रह गई ए माइनस एक्स और एक्स ये बन चुकी है। ठीक है, अब ये जो एक्स है ये बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ए माइनस एक्स कम होती जा रही है, यानी कि जो पीछे रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स है रिमेनिंग अमाउंट, और ये बेटा कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं ए माइनस एक्स कम होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, यहाँ पे आगे इक्विलिब्रियम आ गया। आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड आपस में इक्वल हो जाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। और उस वक्त जो कंसंट्रेशन एक्स की बन चुकी होगी, जो अब चेंज नहीं होगी, उसको हम कहेंगे एक्स ई, यानी कि बी की वो कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी एक्स ई, यानी कि प्रोडक्ट। इसी तरह जो पीछे ए बच चुका होगा वो ए माइनस एक्स होता है किसी भी टाइम पर, लेकिन जो इक्विलिब्रियम के वक्त जो पीछे बच गया है, जो अब चेंज नहीं होगा, वो जो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस एक्स ई। तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट एट इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्टेंट ए। अब हमारे पास जो ये सिंपल सा ग्राफ है आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इसके मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ चलते हैं हम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के तहत आपको पता ही है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की जगह आ गया ए माइनस एक्स, ये है टी टाइम टी जीरो पर, ये टाइम टी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। अब ए माइनस एक्स यहाँ पे है बेटा, ये प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एफ इंटू ए माइनस एक्स। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी हम रेट इक्वेशन की बात करें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, और कंसंट्रेशन ऑफ बी हमारे पास कितनी है, एक्स, तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा बेटा एक्स होगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा जाएगा, ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में भी आपने पढ़ा था। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड जो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो बेटा के भी आ जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और आपको पता है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रेट जा रहा है और बैकवर्ड रेट जा रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि नेट प्रोडक्ट कितनी बनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं और 20 मोल्स पर सेकंड वापस आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि नेट रिएक्शन कितना बनेगा, तो वो बेटा बनेगा 30 मोल्स पर सेकंड। क्यों? 50 जा रहे हैं, 20 वापस आ रहे हैं, तो नेट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन, वो कहलाएगा, तो वो 30 मोल्स पर सेकंड। वो कैसे आएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट में से बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है बेटा वो माइनस कर देंगे। तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉरवर्ड जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें से बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन माइनस कर देंगे। फॉरवर्ड रेट की इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या आई थी, ऊपर लिखी हुई है के एफ इंटू ए माइनस एक्स, ये यहाँ पुट कर देंगे, माइनस जो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आया था के बी एक्स, तो यहाँ पे ये माइनस कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर हम नेट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो आपको पता ही है, और इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम के वक्त हम बात जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो उस वक्त एक्स बेटा किसके बराबर होगा, एक्स ई के, मैं बता चुका हूँ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास ऊपर था ये वाला, और ये बैकवर्ड रिएक्शन था, इनको इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, लेकिन जहाँ एक्स था वहाँ एक्स ई पुट कर देंगे, और यहाँ भी एक्स था तो इसकी जगह भी एक्स ई आ जाएगा। तो बाकी दोनों को सिर्फ इक्वेट किया, जैसे कि आप लॉ मैथ सेक्शन में करते थे, सेम उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं। उसके बाद देखें कि क्योंकि रिवर्सिबल एक्शन है तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को हम लेके यहाँ पे चल रहे हैं, समझ उसी की हम बेस के ऊपर यहाँ पे सारा जो आर्टिकल खड़ा कर रहे हैं। अब दोनों ये इक्वल हो गए बेटा, वहाँ आपको याद होगा हम के एफ जो है लिखते थे प्रोडक्ट्स के साथ, फिर इस तरह के जो है वो बैक के एफ लिखते थे फॉरवर्ड एक्शन के साथ, के बी लिखते थे रिएक्टेंट्स के साथ, ए प्लस बी चेंजेस टू सी प्लस डी, आपको याद होगी ना क्वेश्चन। बहरहाल वो एक रेफरेंस के तौर पे मैंने बताया, उसको जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये दोनों इक्वेट हो गए हैं।
अब यहाँ से बेटा के बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक्स सी उधर जाके बेटा क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। अब इस जो वैल्यू है हमारे पास के बी की बेटा, इस वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ ये के बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो कि हम डायरेक्ट स्टेप पे अब चलते हैं। ये देख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ के बी इन क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे के एफ था तो इसकी जगह के बी था, यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी है। क्वेश्चन पिछली जो है आपको अगर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखी हुई है, उस क्वेश्चन में हमने ये के बी की वैल्यू पुट कर दी है। इसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं क्या किया हमने, देखें ज़रा कि के एफ जो है दोनों में कॉमन आ गया, बस और कुछ भी नहीं किया, बाकी सारी क्वेश्चन एज इट इज़ आ गई है। उसके बाद किया गया है एक्स ई का एलसीएम ले लिया है, एक्स ई का एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है इसके नीचे 1 है ना, तो 1 जब नीचे हो तो नीचे वाला फैक्टर पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये ऐसे ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इस एक्स ई को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स ई इंटू ए, एक्स ई इंटू एक्स, इस एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक्स ई की पावर एक्स ई एक्स। अच्छा आप देखें, आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल हो रही है। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस एक्स ई एक्स है, ये प्लस एक्स ई एक्स है, ये दोनों कट जाएंगे। और दूसरा ये दो वैल्यूज बचेंगी सिर्फ, इनमें से भी ए कॉमन आ जाएगा बेटा, ए कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, एक्स ई माइनस एक्स, नीचे एक्स ई है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, आप आसानी से देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम बेटा सिंपल वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखें डी एक्स इधर है तो एक्स ई माइनस एक्स ये वेरिएबल है, ये नीचे आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना हमने। के एफ कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, एक्स ई भी कॉन्स्टेंट है, ये वहीं पर रहेगा। ये जो डी टी इधर आ गया, बस और कुछ भी हमने नहीं किया। और इसमें अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब इंटीग्रेशन में आपको बताया कि एक्स ई माइनस एक्स आ गया, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ा था ए माइनस एक्स आता था, तो हमने कहा था इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। इसमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो एक्स ई माइनस एक्स को समझ लें ए माइनस एक्स है जैसे, तो ए भी कॉन्स्टेंट था, एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती थी, एक्स की 1, तो -1 आंसर आता था। ऊपर हम -1 कैसे बनाते थे, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, बाहर भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ a माइनस एक्स था, यहाँ एक्स ई माइनस एक्स है, तो एक्स ई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी -1, तो इसका आंसर भी -1 आएगा, जो कि ऊपर हमने खुद अंदर भी माइनस लगा लिया, बाहर भी लगा लिया, ताकि हमारा फार्मूला जो है पूरा हो जाए, हम इस पर वो अप्लाई कर सकें जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ। क्या कि नीचे वाले फंक्शन का आप देखो डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स, ये माइनस आ गई, चौथी पांचवी दफ़ा आ चुका है, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रख लें कि ए माइनस एक्स नीचे आ जाए तो उसका आंसर होता है माइनस लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। यहाँ एक्स ई माइनस एक्स है तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स। उसके बाद दूसरी तरफ देखें, ये के एफ कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, एक्स ई कॉन्स्टेंट, सारा कॉन्स्टेंट आ गया। और ये जो डी टी की इंटीग्रेशन को तो पता टी होती है, प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। और अब इस सी की वैल्यू बेटा फाइंड करेंगे, और कैसे करते हैं आपको पता ही है, इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, जब टाइम 0 होगा तो एक्स भी क्या होगा 0, और उस वैल्यू को हम इसी 4 क्वेश्चन में पुट करके तो सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस सी की वैल्यू को दोबारा फिर इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आती है। ये देख सकते हैं बेटा, जब टी 0 पुट करेंगे तो यहाँ टी 0, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो एक्स 0 पुट करेंगे, यहाँ एक्स 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगी, माइनस लॉग ऑफ एक्स ई के बराबर आ जाएगी। अब बेटा इसी सी की वैल्यू को हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पुट कर देंगे, तो ये देखिए मैंने जस्ट पुट कर दी है वैल्यू, ये सारी क्वेश्चन सेम है, सी की वैल्यू आ गई माइनस लॉग ऑफ एक्स ई। अब ये माइनस लॉग ऑफ एक्स ई हमेशा की तरह दूसरी तरफ चला जाएगा। बेटा जो बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ पिछली तरतीब से लेक्चर सुनते आ रहे हैं, उनको तो ऐसे लगेगा ये एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो उनको तभी ये फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ ये लगेगा कि सारी मिक्स हो रही है। तो माइनस लॉग ऑफ एक्स ई उधर चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में याद रखें लॉग ऑफ ए आया था, हम उसको दूसरी तरफ लेके गए थे, तो माइनस लॉग ऑफ एक्स ई उधर जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपको याद है कि हम यहाँ पे ये लॉग की 2 वैल्यूज़ है, तो क्या करेंगे, एक जो प्लस वाली होती है वो ऊपर आ जाती है, माइनस वाली नीचे आ जाती है, सिंगल लॉग के साथ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई बेटा, ये सारा वाई होगा, ये सारा एम स्लोप होगी, और ये टाइम क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस का वेरिएबल। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विच पासेस थ्रू रीजन, यहाँ पे वाई की जगह ये आ जाएगा, जगह कम है मैंने यहाँ लिख दिया, ये समझ लीजिए यही आएगा, आपने यही लिख लेना है। एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा, ये स्लोप जो है बेटा एम से मैंने लिखा है किसके बराबर होगी, के एफ इंटू ए ओवर एक्स ई। यहाँ से के एफ की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, एक्स ई को बेटा इधर स्लोप से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास के एफ रेट कांस्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन हो, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन हो, और अगर आपके पास स्लोप हो, तो ये सिंपल इसका फर्स्ट समझ ले इंटरप्रिटेशन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 थी,
ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आई है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपने ड्राइव करने के लिए आ सकती है, ये करनी है आपने। तो उसका हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया रिजल्ट्स में, ग्राफ। अब इसके यूनिट्स की हम बात करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, हम यूनिट्स ऑफ के एफ फाइंड करेंगे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखी हुई है, इसमें देख सकते हैं आप कि ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन के यूनिट कंसंट्रेशन से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो ये भी कंसंट्रेशन के यूनिट कंसंट्रेशन के यूनिट से कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे सिर्फ टाइम बचेगा नीचे। तो टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसके सेकंड इन्वर्स यूनिट होंगे फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से आप ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आप याद रख सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर के बी। अब हम जो ये एक्सप्रेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड की थी, ये के एफ की फॉर्म में था। अब इस एक्सप्रेशन को हम के बी की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए तरीकाकार बेटा क्या है कि आर एफ हमें दोबारा से पता है कि आर बी के बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन बैकवर्ड एक्शन के बराबर हो जाए। एक्स इज इक्वल टू एक्स ई के बराबर हो, तो हम आर फॉरवर्ड एक्शन की ये क्वेश्चन आई थी और बैकवर्ड एक्शन की ये क्वेश्चन आई थी। यहाँ हम अब के एफ की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने क्या किया था? के बी की वैल्यू निकाली थी। अब हम के एफ की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, हमने पहले किया था के बी की वैल्यू निकाली थी, एक्स ई यहाँ पे पुट किया ले गए थे, और इस के बी को वैल्यू को हमने जो है वो नेट इक्वेशन में जो है वो पुट किया था। अब हम यहाँ पे के एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है हमने, देखिए बेटा के एफ की वैल्यू ये आ गई है। अब इसी के एफ की वैल्यू को अब हम कहाँ पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर लिखी हुई है, इसमें बेटा के एफ की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। तो देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये यूनिट्स निकालने के लिए ये हमने पहले याद रखिए रेंज की है। कैसे रेंज किया बताओ? ये के एफ हमें चाहिए थे ना इसके यूनिट, ये 80 इसके साथ था और एक्स ई इधर था, तो हमने एक्स ई इधर ले गए थे, 80 इधर ले आए। ये थोड़ी सी अरेंजमेंट है, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पूरा विजिबल नहीं हम कर सकते, बड़ी क्वेश्चन है, इसलिए फोकस करना पड़ता है। तो बार बार हम फोकस चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बात याद रखेंगे। ये मैंने रीअरेंज की है थोड़ी सी, आप कर सकते हैं के एफ को फाइंड करने के लिए। अब इसी तरह बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 ओरिजिनल है, जो पीछे हमने जो सेकंड लाइन में डिस्कस की थी, उसमें जो के एफ जो हमारे पास था, और ये जो जिसमें 80 उस तरफ था, एक्स सी नीचे की तरफ था, तो वहाँ हमने क्या करना है? के एफ की ये वैल्यू जो है वो हमने पुट कर देनी है। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू बेटा हमने देखें पुट कर दी है यहाँ पे, सारी उसकी जगह पे ये आ गई है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास के एफ की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ के एफ था, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। उसकी वैल्यू पुट करने के लिए मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा है, यहाँ पे एक्स ई भी आएगा, चूँकि एक्स ई एक नीचे भी था, वो ऑलरेडी उससे कैंसिल हो जाएगा। ये बात याद रखनी है कि यहाँ एक्स ई आना था और नीचे भी एक्स ई था क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये कैंसिल हो गया। एक एक्स ई तो ये वाला ना, एक एक्स ई क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे मौजूद था पहले से, तो वो एक्स ई इस एक्स ई से कैंसिल हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है उसको, अंडरस्टूड है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे, तो यहाँ ये y हो जाएगा और ये m स्लोप आ जाएगी। स्लोप किसके बराबर है? के बी इंटू ए ओवर ए माइनस एक्स सी। यहाँ से के बी की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ए माइनस एक्स को तो जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्लोप अगर पता हो, ए माइनस एक्स ई की वैल्यू पता हो, ए की वैल्यू पता हो, तो के बी भी आप फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। इसको हम नीचे जाकर देखते हैं थोड़ा सा। ये जो मैं बता रहा था बेटा आपको, आप देख सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से स्लोप है ये जो है बेटा, अगर आपने के बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए माइनस एक्स ही स्लोप से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर ए। तो इस तरह हम अब ये स्लोप भी के बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब वो चौथा पॉइंट इसका है कि कंपोजिट रेट कांस्टेंट भी हम जो कि फॉर्म में भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे? कंपोजिट रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा? फॉरवर्ड एक्शन का रेट कांस्टेंट प्लस बैकवर्ड एक्ट कांस्टेंट, दोनों को जमा कर देंगे। तो यहाँ फिर दोबारा वही क्वेश्चन अप्लाई करेंगे कि फॉरवर्ड एक्शन का रेट बैकवर्ड एक्शन के रेट बराबर होगा। वही इक्वेशन जो हमने दोबारा ऊपर अप्लाई की थी, शुरू में भी की थी, तो ये हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया इनको। उसके बाद बेटा हमने के एफ को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के एफ इसके साथ भी आ गया, ये भी आ गया। ये माइनस वाली वैल्यू तो जाके बेटा प्लस हो गई है, यहाँ से एक्स ई कॉमन आ गया, तो ये आ गया के एफ प्लस के बी। तो के एफ प्लस के बी क्या है बेटा? के सी क्या है? कंपोजिट रेट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास के सी की वैल्यू क्या आएगी? के एफ ए ओवर एक्स सी, ये एक्स सी नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब फिर दोबारा वही क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ये दोबारा लिखी है, आप देख सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के एफ इन क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें के एफ ए ओवर एक्स सी, के एफ ए ओवर एक्स सी, ये सारे की जगह हम के सी लिख सकते हैं। ये के सी आ गया, बस इतनी सी बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर के सी इंटू टी आ गया। तो हमारे पास इसको हम जो है देखते हैं, तो ये बेटा के सी की वैल्यू आ जाएगी के एफ ए ओवर एक्स सी, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के एफ इन क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखी हुई है, लॉग ऑफ, ये दोबारा मैंने लिख दिया है। पहले वो मोबाइल नीचे था तो मैं ऊपर वाला समझा रहा था बोर्ड की तरफ देख के, तो मैंने ठीक कर दिया है। तो ये बेटा के एफ की इक्वेशन जो हमारे पास की वैल्यू पुट कर देंगे 5 क्वेश्चन में, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 5 कर देंगे। 5 क्वेश्चन ये है, तो ये सारा फैक्टर बेटा के सी के बराबर आ गया, तो ये के सी आ गया, तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई है। आप देख सकते हैं वाई की जगह पे ये आ जाएगा, एक्स की जगह पे टाइम आ जाएगा, और ये स्लोप जो होगी बेटा ये के सी होगी, तो के सी क्या है, कंपोजिट रेट कॉन्स्टेंट। तो इस क्वेश्चन की वजह से आप कंपोजिट रेट कॉन्स्टेंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है, आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल जो है ये क्या है, बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, वो जो चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होती है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो ये बेटा सिंपल सा आपका टॉपिक था, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगला फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस अब यही चलेगा। तो दुआओं में याद रखना है आपने, ठीक है। और जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे, नहीं उसके बगैर आपका ये आगे समझ नहीं आएगी। तो अगर तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।